मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णिया लाइव क्लास में मैं डॉक्टर लाल बाबू निराला आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। बच्चों, आशा करता हूं कि आप गर्मियों की छुट्टी में बहुत ही अच्छे से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। हम आपको गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए संगीत के साथ गर्मियों की छुट्टी ये टाइटल देते हैं, ठीक है ना। हम लोग एंजॉय करेंगे संगीत के साथ गर्मियों की छुट्टी, ठीक है ना। बच्चों, हमने पिछले क्लास में आपको ये बताया था कि तबला की जनक आविष्कर्ता के रूप में जो तथ्य थे उसका एक्सप्लेनेशन किया था। उससे पहले क्लास में संगीत की उत्पत्ति को बताया था। उससे पहले हमने बताया था, सब फर्स्ट क्लास था, संगीत का महत्व। आशा करते हैं कि आप लोग संगीत का महत्व तो समझ गए होंगे और मेरा उद्देश्य ये होगा कि आपको ये जो पहले से आप संगीत की जो रूपरेखा और जिससे आप समझते थे उससे निकालकर संगीत की जो गुणता वाला है, जिससे आनंदित होते हैं, जिससे मन को शांत होता है, जिससे आराधना किया जाता है, जिससे टैलेंट बढ़ता है, जिससे बौद्धिक क्षमता बढ़ता है, उस संगीत को आप में इंटरेस्ट जगाना है। बच्चों, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, म्यूजिक सब्जेक्ट में आप किसी एक कंटेंट को, एक चीज़ को अच्छे से जब समझ जाएंगे ना तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। अगर एक एक चीज़ अच्छा से नहीं समझिएगा ना, फिर आपको लगेगा लेंदी, अरे कैसा है ये समझ में। लेकिन जैसे ही आप एक चीज़ को समझेंगे ना, पता है म्यूजिक ऐसा है ना कि आपको मतलब कि इसको सुनने करने का एकदम लगेगा कि एकदम कितना अच्छा लग रहा है, आप अपने से कीजिएगा। ये ऐसा सब्जेक्ट है, एक बार जब इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा ना तो आप देखते रहिएगा कि अरे शास्त्रीय संगीत कहाँ हो रहा है, आप एकदम खड़ा होकर सुनने लगिएगा, देखने लगिएगा। और जब कीजिएगा तो पता चले पढ़ाई उढ़ाई करके और खुद आप बैठ जाइएगा तबला बजाने या गाना गाने। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आपके अंदर इंटरेस्ट को क्रिएट करना, और ये तभी इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि जब आप किसी एक टॉपिक को अच्छे से समझिए। ऐसा ना कि आधा अधूरा समझे, चलो हो गया आगे कर, फिर क्या हो, इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखें। तो आज का मैं आपको टॉपिक लेके आया हूँ कि तबला और इसके घराने का विकास, ठीक है ना। अब देखिए, तबला तो बन तो गया, किस तरह हुआ, तो ये बजता कैसे है, इसके वादन की शैली कैसे बढ़ी, ठीक है, किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है ना। आज जो तबला में तो बहुत चीज़ बजते हैं ना, पूरा शास्त्र है तबला का। और शास्त्र क्या एक विषय है, आप समझ जाइए। गायन एक विषय है, तबला एक विषय है, सितार एक अलग विषय है, और उसमें आप जितना सीखिएगा तो महारत हासिल आप कीजिएगा, ठीक है ना। बहुत से बच्चे तबले सीखते होंगे, पूर्णिया में छोटे छोटे बच्चे भी सीखते हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक को करते हैं प्रारंभ। अब देखिए क्या है कि तबला जो है, अगर हम देखें कि कब से मंचों पे या आम जीवन में तबला दिखाई देने लगा, तो ये कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी से, ठीक है ना। 18वीं शताब्दी का मतलब हो गया 1700 ईस्वी, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग हिस्ट्री का थोड़ा सा कनेक्शन है, समझिएगा, आप लोग पढ़ेंगे। मतलब 18वीं शताब्दी से ये हमारे देश में तबलावाद का प्रमाण मिलने लगा और तबला दिखने लगा, ठीक है ना। एक कहा जाता है कि ऑन दिस बेसिस it can be said that the tabla gradually become popular from 18th century। मतलब कहने का अर्थ है कि देखिए, तबला तो बजता था, लेकिन पॉपुलर कब हुआ। होता है ना कि एक चीज़ कभी एक समय के बाद एकदम पॉपुलर हो जाता है, लोग जानने लगते हैं, उसको इंटरेस्ट से लेने लगते हैं। तो ये देखा गया कि 18वीं शताब्दी से, मतलब 1700 ईस्वी, ठीक है ना, 1700 ईस्वी से तबला पॉपुलर होने लगा। अब पॉपुलर होने लगा मतलब कि संगीत में जहाँ कार्यक्रम होता था तो उसकी आवश्यकता और रूपरेखा और उसका इन्वॉल्वमेंट जिसको कहते हैं बढ़ने लगा। और आज देखिए, आज इतना इन्वॉल्वमेंट इसका तबला का संगीत में बढ़ा है कि आप कोई भी प्रोग्राम देखिए, चाहे सितार बजता हो तो आपको तबला दिखेगा, कथक डांस होता है तो तबला दिखेगा, ख्याल गायन शास्त्रीय गायन होता है तो आपको तबला दिखेगा, कहीं गज़ल गाना होता है तो तबला दिखेगा, जहाँ आपको भजन हो रहा होगा वहाँ तबला दिखेगा। मतलब कि
कोई भी ऐसा विधा नहीं जिसके साथ तबला की संगति ना होती हो। और कारण क्या है? क्योंकि तबला तालवाद है और ताल संगीत का प्राण है। पिछले क्लास में बताया था, बिल्कुल सही बच्चों। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो इसलिए तबला का इम्पोर्टेंस तो बढ़ जाता है। बिना प्राण का कोई चीज़ कैसे जीवंत होगा? ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, अब देखिए हम ये देखते हैं कि अब तबला हुआ तो तबला के देखिए 10 वर्ण होते हैं। अब वो वर्ण आए कहाँ से? ठीक है ना, ये तो हम लोग समझ गए कि पुष्करवाद से धीरे धीरे विकसित होके तबला का फॉर्म में आया। ठीक है ना, तो इसके वर्ण जो है तबले पे जो बोल बजे, धा तेरिकट तक तेरिकट, धा तेरिकट तक ता तेरिकट तक तेरिकट, ये सब बोल हैं। धा धा तेटे धा धा तीना ताता तेटे धा धा धीना, ये कायदा है। धा धा तेरिकट धा धा तीना ताता तेरिकट धा धा धीना। जो तबले का आप देखिएगा तो ये जो बजता है ना, उसके वर्ण और शब्द मतलब उसके होते हैं, बंदिश जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, आप लोग ये मत सोचिए कि ऐसे बज रहा है तो धा दिन ऐसे ढम 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 की आवाज़, जी नहीं। उसके वर्ण होते हैं, कहाँ कौन सा निकालना है, कहाँ से धा बजेगा, कहाँ से धीन बजेगा, कहाँ से तिरिकिट बजेगा, ये सब वर्ण होते हैं। अब कहने का अर्थ है कि तबले में ये सब वर्ण कैसे डेवलप हुए, कहाँ से आए, थोड़ा सा इसको जान लें। ठीक है ना, और भी बोले देनेगिन गेड़नाग तिरिकिट, ये सब तबले के वर्ण है। जैसे एक आपको हम बंदिश जैसे सुना दें, रेला जिसको कहते हैं, धा तेरिकिट तक तेरिकिट, धा तेरिकिट तक तेरिकिट, धा तेरिकिट तक ता तेरिकिट तक तेरिकिट, ता तेरिकिट तक तेरिकिट, धा तेरिकिट तक धा तेरिकिट 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 धा धा। तो कहने का अर्थ है कि ये देखिए 3 ताल में निबद्ध है, ये ताल है, आप समझिए पूरा शास्त्र है। तो आपको सुनने में आएगा कि देखिए ये गति तेज हो गई, तो ये तबले पे बजते हैं, ये वर्ण बजते हैं एक एक। जैसे होता है ना कि आप लोग कविता या कुछ पढ़ते हैं तो एक एक ये चीज़ मतलब इसकी बंदिश बोलते हैं तबले के बाद। अब कहने का है कि ये सब वर्ण आए कहाँ से? तो ये कहा जाता है कि द वर्ण ऑफ द तबला डेवलप्ड फ्रॉम द पखावज, ढोलक, नगाड़ा etc टू चेंज सम चेंज इन इट। मतलब आप लोग इंग्लिश से घबराइएगा नहीं, मैम एक एक शब्द का हिंदी करके, मतलब कहने का अर्थ है कि तबले के जो वर्ण है उसको कहाँ से लिया गया? पखावज का। देखिए ये पखावज है, ठीक है ना। आप लोग वाद्य को भी पहचानिए, वाद्य को पहचानना जरूरी है। हमारे संगीत और संस्कृति का विरासत ये है, ठीक है ना। आप लोग ड्रम को और सब पहचानते हैं, लेकिन हम लोग का भारतीय जो शास्त्रीय वाद्य है उसको भी कितने बच्चे नाम नहीं बता पाते। ये क्या है? पखावज, ठीक है ना, ठीक है ना। इसका ये क्या है? इसको समझते होंगे ढोलक। ये क्या है? नगाड़ा। ये सब पौराणिक वाद्य यंत्र है। ये पखावज भी बहुत पहले बनता था ध्रुपद के साथ। तानसेन, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि तानसेन जब गाते थे तो उनके साथ ये वाद्य बजता था, ठीक है ना। आज वाला तबला नहीं बजता था या ढोलक नहीं बजता था, क्योंकि वो ध्रुपद गाते थे और ध्रुपद के साथ पखावज की संगति होती। नगाड़ा देखते होंगे ऐसे करके आजकल बजता है, आप लोग देखेंगे। ढोलक तो पहचानते ही हैं। तो कहने का अर्थ है कि देखिए अब आप एक चीज़ और समझ जाइए कि तबला इसलिए भी पॉपुलर है कि ये तीन तो वाद्य हैं ही, और भी वाद्यों से उनके जो वर्ण हैं उनको कलेक्ट करके अडॉप्ट किया। यही कारण है कि ये सब वाद्यों का भी गुण उसमें आ गया, इसीलिए तबला हर मंच पे आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब आप किसी उसके रूट को जान जाएंगे ना कि इसके उत्पत्ति और कैसे वर्ण बने, कारण क्या है। देखिए बच्चों, जीवन में या दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। अगर कोई बहुत विद्वान और गुणी और पॉपुलर हुआ है तो सोचिए कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी ना, तो उसके रूट को देखा जाता है, कि उसके संघर्ष को देखा जाता है। वैसे ही तबला अगर बना तो उसको देखिए उत्पत्ति कैसे हुआ और किस चीज़ों को एडॉप्ट किया। तो देखिए कई वाद्यों के वर्णों को एडॉप्ट किया। जैसे आप पढ़ाई करते, सारे पढ़ाई का जब आप अच्छे हो जाएंगे, मैथ भी, इंग्लिश भी,
साइंस भी, मतलब ये सारे हो गए, तब तो और अच्छा कहलाएंगे। कि कोई किसी का मैथ खूब अच्छा हो और बाकी सब्जेक्ट अच्छा ना हो, तो वो अच्छा स्टूडेंट कहाएगा? नहीं कहाएगा, है ना। तो वैसे ही है। तो तबला क्या हुआ कि इन सब वर्णों का अडेप्ट हुआ, तो इसलिए वो क्या हो गया? बहुत अच्छा हो गया, संगीत में उसकी उपयोगिता बढ़ गई, ठीक है ना। कॉमन चीज ये सब चीजें, तो ये क्या किया, इनके वर्णों को थोड़ा सा चेंज करके वो एडॉप्ट हुआ तबले में, ठीक है ना। Along with the literature of तबला, the घराना of तबला also developed। अब देखिए इसमें हुआ क्या बच्चों, देखिएगा एक पखावज का वर्ण है धूमकिट, नगाड़ा में बजता है नग 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 नग, वो जो शब्द बजते हैं, ठीक है ना। तो पखावज में जो बोल धागे तटे तागे तटे कधा तटे धागे तटे गदे गना नागे तटे कधा धिकिट धागे, तो ये क्या होता है कि गंभीर गंभीर वर्ण होते हैं। तो जब तबले में अडॉप्ट किया गया तो ये कहा गया कि इसमें से म को हटा दिया गया, म वर्ण को वर्जित कर दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि तबले के शुद्ध वर्ण कौन से हैं, कहा जाता है कि अगर आप तबले के शुद्ध वर्ण को बोलिएगा तो ये होठ पे, अगर एक होठ के बीच में एक छोटी सुई रख दी जाए और वो सुई आपके होठों को ना चुभे, तो ये कहा जाता है कि वो तबले के शुद्ध वर्ण है। अगर टच कर गया तो समझिए कि वो तबले के शुद्ध वर्ण नहीं है, किसी और वाद्य के वर्ण है। जैसे देखिए मैं बोलूँगा धा तेरी किट तक तेरी किट, धा तेरी किट तक ता तेरी किट तक तेरी किट, ये पहले बोला, देखिए मेरे होठ नहीं सटेंगे। और बोले धा धा तेटे धा धा तीना ता ता तेटे धा धा धीना धा धा तेटे धा धा तीना ता ता तेटे धा धा धीना धा धा तेटे धा धा, मेरे होठ नहीं सके। और देखिए धा तेरी किट तक धिन गिन धा तेरी किट तक धिन गिन धा तेरी किट तक ता तेरी किट तक तिन गिन ता तेरी किट तक तिन गिन धा तेरी किट तक, नहीं सटेंगे। मैं तेज भी धा तेरी किट तक तिन गिन धा तेरी किट तक तिन गिन धा तेरी किट तक ता तेरी किट तक तिन गिन ता तेरी किट तक तिन गिन ता तेरी किट तक। तो ये धिन गिन तेरे किट तेटे घेड़नग, इसमें क्या होते हैं देखिए वर्ण। लेकिन अगर हम बोले धा किट तक धुम किट तक धुम किट तक, देखिए मेरे ये पखावज के वर्ण है, सटने लगे ना। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके होठ सटने लगे तो वो तबले के शुद्ध वर्ण नहीं है। ये एक टेक्निक भी है और कहा भी जाता है, तो इसको जान लीजिए। ये सब चीज़ें शास्त्रों में है बच्चों। मैं कई चीज़ों को कलेक्ट करके आपके क्लास में बताने की कोशिश करता हूँ कि आपके जो मेन बहुत अच्छी जो चीज़ें हैं वो चीज़ आप जान जाए। बहुत से बता सब है, ठीक है ना। धाकट तक धूमकट तक धूमकट तक, देखिए बार बार सट रहा है, ठीक है, तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको तो कहने का अर्थ है कि जब उसके लिटरेचर, मतलब देखिए तबले की भी भाषा है, उसके साहित्य है, ठीक है ना, भाषा है उसका साहित्य है। जब इसकी साहित्य बन गया तो बनने के बाद क्या हुआ कि बहुत से लोग बनाए तो घराना बना। अब घराना क्या है, जैसे आप लोग देखो बच्चों सुने होंगे कि राजस्थान के पहले जो मेवाड़ के राजा रहते थे तो उनके राज्य में ये चीज़ बहुत फेमस था, आपने सुना होगा। तो राजस्थान के ये चीज़ की विशेषता हो गई। तो कहने का अर्थ है कि वहाँ के राजा थे, उस चीज़ को करते करते ये पकवान या कोई भी चीज़, सपोज आप उदाहरण ले लीजिए, तो कहा जाता है कि अरे उस राज दरबार का उसका ये विशेषता है, ठीक है ना। तो घराना का शब्द ये है कि एक परंपरा, एक घर, मतलब कि देखिए बच्चों संगीत में एक चीज़ समझिए, गुरुमुखी ये शिक्षा है। आप गुरुमुखी शिक्षा क्या होता है कि जब आप, अगर हम तबला बजाते हैं और आप कोई बच्चा हमसे सीख लिया तो ये हमारे घर का हो गया, ऐसा नहीं है, ये हमारे परिवार का सदस्य माना जाने लगा। तो एक ये परंपरा चलती है, वो कहा जाता है कि ये हमारे पुत्र, मतलब कि शिष्य जो होते हैं गुरु के पुत्र समान होते हैं। और शास्त्रीय संगीत में ये कहा जाता है कि वो शिष्य ही वो घराना हो जाए, मतलब उनके घर के हो जाते हैं। तो एक परंपरा जो चल देती है तो क्या होता है कि उसी को घराना कहते हैं। अब उसकी खासियत होगी, जैसे मैंने उदाहरण के लिए बताया, मान लीजिए राजस्थान का ले लीजिए, पंजाब का ले लीजिए, तो हर जगह पे कुछ न कुछ खाने की, पहनने की है ना विशेषता। पहले के राजा, राजस्थान के राजा लोग को अलग पहनावा था, अपना पगड़ी और इस तरह का था, तो उन लोगों के घराने की ये विशेषता थी। तो वैसे ही क्या हुआ कि तबले का जब लिटरेचर बढ़ा और जब विद्वान हुए तो एक जितने उनके से सीखे लोग,
तो वो उनके घर के हो गए। ये देखिए फट है, इसीलिए कहा जाता है ना शास्त्रीय संगीत अध्यात्म से बहुत जुड़ा है और ये एक गुरुमुखी विद्या कहा जाता है। मतलब कि गुरु शिष्य परंपरा में आप मॉडर्न की तरह सीखिएगा ना तो इसको थोड़ा सीखने में कठिनाइयाँ हो जाएंगी, क्योंकि जब आप भाव नहीं वो आएगा ना तो वो फिर क्या ना विद्या भी उस तरह से आपको जागृत नहीं होती है। और जब ये भाव हो जाएगा कि मैं अगर किसी स्टूडेंट को सिखा रहा हूँ तो वो मेरा पुत्र समान है, और पुत्र को ये लगेगा कि नहीं हमारे ये गुरुजी नहीं पिता तुल्य हैं, तो उसका भी समर्पण और गुरु का भी समर्पण एक अलग हो जाता है। तो उसी को इसीलिए कहा जाता है कि संगीत में जो है घराने चले, मतलब कि अपने घर के, और उसकी जो खासियत थी वो परंपरागत बढ़ी तो घरानों का निर्माण हुआ। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों कि तबला के जो वर्ण आए डिफरेंट वाद्यों से सारांश में आए, और उसके बाद इसका साहित्य जो डेवलप्ड हुआ, डेवलप्ड होने के बाद जो विभिन्न विद्वानों ने उसमें अपनी बौद्धिक क्षमता और कलात्मक प्रयोग और रियाज बहुत करना पड़ता है। इसमें क्या है ना, यही कारण है ना कि संगीत सीखने वाले बच्चों में अनुशासन बहुत डेवलप्ड हो जाता है। कारण यही है, जब मान लीजिए हम आपको सिखाएंगे ना तो पहला हमारा लेसन ये होगा कि बेटा आपको 24 घंटा में 1 घंटा समय फिक्स कर लो, कौन सा समय है उस समय में आपको संगीत की प्रैक्टिस करनी है। अब बताइए, ऐसे आप लोग को पता ही नहीं होता कि कब पढ़ना है, कब खेलना है, खाना है, लेकिन अगर ये चीज़ जब आप फॉलो कीजिएगा तो 24 घंटा में 1 घंटा आपका अनुशासन हो गया ना। उस अनुशासन को बार बार आप दोहराइएगा, रोज कीजिएगा। जब जाइएगा तो गुरुजी पहले पूछेंगे बेटा आपने कल रियाज किया? अरे हाँ नहीं किया। अरे क्यों नहीं किया? आपका अनुशासन भंग होगा। तो क्या होता है अनुशासन उसमें, तो बच्चों तो क्या है कि हम आपको बार बार आपको मतलब कि टोकते रहते हैं कि आपने अनुशासन को पालन किया। यही कारण है कि इससे क्या होता है कि अनुशासनबद्ध छात्र हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि जब ये वर्ण आए तो लिटरेचर बढ़ा, तो एक परंपरा घराना बढ़ा। अब देखिए तबले में जो घराने हुए 6 घराने बने, आजकल 6 घराने बने, वही 6 घराना आजकल प्रचलन में है शास्त्रीय संगीत में। तो आप लोग याद रखिए तबले के टोटल कितने घराने हैं? 6 घराने, ठीक है ना। 6 घरानों में दिल्ली है, ठीक है, लखनऊ है, अजराड़ा है, पंजाब है, बनारस है और फर्रुखाबाद है। ये 6 घराने। अब हम देखेंगे कि ये 6 घराने कौन कौन विद्वान ने शुरू किए, उनकी परंपरा कैसे शुरू हुई और उनके वादन में क्या क्या विशेषताएं थी, वो बना कैसे, ठीक है ना। तो पहला लेते हैं दिल्ली घराना, ठीक है ना। दिल्ली घराना को सिद्धार्थ खां एक बहुत बड़े तबला वादक हुए, उन्होंने 1700 ईस्वी, 1700 ईस्वी का मतलब क्या हुआ बच्चों? 18वीं शताब्दी, ठीक है ना। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कब से तबला प्रचलन में आया, इसीलिए कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी से तबला पॉपुलर हुआ और उसका इतिहास में हमें प्रमाण और नाम के साथ मिलता है कि कलाकार कौन हुए, ठीक है ना। तो सिद्धार्थ खां हुए, इन्होंने तबला का एक घराना को प्रचलन किया, ठीक है ना। अब सिद्धार्थ खां के बारे में भी कई चीज़ें हैं। इन्होंने एक किया क्या था कि पहले तबला जो होता था ना बच्चों, आप लोग देखिएगा तो तबला में ये देखिए काला स्याही है और यहाँ भी इस बायां में भी काली स्याही है, ठीक है ना। तो ये काली जो स्याही है ना, पहले क्या होता था कि इसमें काला स्याही होता था, इसमें आटा लगता था। तो ये क्या किए कि पहले इन्होंने क्या किया, आटे की जगह पक्की स्याही रखी, तब वो बजाए तो देखे कि अरे इसकी गूंज, इसका नाद तो बड़ा अच्छा है। तो क्या हुआ, इसीलिए सिद्धार्थ खां को सुधार खां भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने तबले में कुछ सुधार किया, इनको सुधार खां के नाम से भी जाना जाता। अब जब ये सीखे तो ये क्या हुआ, बहुत से अपने शिष्य को सिखाने लगे और बहुत से हुए। तो यहाँ पहला घराना तो नहीं कहेंगे क्योंकि पंजाब भी उसी समकक्ष हुआ था। तो ये दिल्ली में दिल्ली घराना का उन्होंने स्थापना की, और जब उन्होंने सिखाया तो पहले देखिएगा बच्चों, पहले के लोग को क्या होता है ना, अपने जगह से जहाँ उनका जन्म होता था बहुत लगाव होता था, बहुत लगाव होता था।
वो कुछ भी होता था ना तो अपने जगह का नाम देते थे, इसलिए उन्होंने जो चीज़ किया तो बोला कि नहीं क्या कहलाएगा, तो दिल्ली घराना कहाएगा। तो वहाँ से ये शुरू हुआ कि दिल्ली एक घराना, मतलब एक परंपरा और एक जो घराना शुरू हुआ उनके हुआ, ठीक है ना। इसमें बहुत से कलाकार हुए, ठीक। अब देखिए दूसरा होता है, दूसरा घराना है अजराड़ा घराना, ठीक है, अजराड़ा घराना, ठीक है ना। अब देखिए अजराड़ा जो है ये मेरठ के पास, यूपी में मेरठ के पास, मेरठ से कुछ दूरी पे एक गांव का नाम है, ये गांव का नाम है अजराड़ा, ठीक है ना। वहां क्या हुआ, वहां पे दो शिष्य सिद्धार्थ खां के थे जिनका नाम था मीरू खां और कल्लू खां, ठीक है ना, मीरू खां और कल्लू खां। सिद्धार्थ खां से ये तबला सीखे और दिल्ली घराने के जो खासियत थी, विशेषता थी, जैसे दिल्ली घराने का होता है एक उंगली का बाज और तेटे, ये सब धातेटे धातेटे धा धातेटे धाग तीना कीना तातेटे तातेटे ता तातेटे धाग धीना कीना, ये सब कायदा है। तो कहा जाता है ना, इसमें देखिएगा जो बंदिश होती है तो ये किस घराने की है, तो दिल्ली घराने का है। ये बंदिश कहाँ की है, तो यहाँ की है। समझ में आया ना, इसमें पूरा शास्त्र होता है। तो कल देखिए कितनी कहानी की तरह, एकदम स्टोरी की तरह, कितना अच्छा आपको लगेगा कि इनसे सीखने के बाद मीरू खां और कल्लू खां चले गए अपने गांव। अपने गांव गए तो देखिए बच्चों होता क्या है कि देखिए 1700 ईस्वी में ये इन्होंने किया, तो ये जब सीखे और सीख के चले गए दिल्ली। तो एक चीज़ देखिएगा बच्चों कि पहले समय में अगर आप मान लीजिए दिल्ली से मेरठ का अगर मान लीजिए 150 या 200 किलोमीटर होगा, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, और वहाँ से उनका गांव की जो दूरी है, तो पहले आप देखिए 1700 ईस्वी में क्या साधन रहते थे चलने के। बहुत से राजा होते थे तो वो लोग घोड़ा से चलते थे, बाकी तो लोग पैदल चलते थे। अब देखिए जो पैदल चल के 150-200 किलोमीटर कितनी कठिनाइयों से अपने गांव से पहले दिल्ली आए होंगे, आने के बाद सीखे होंगे कैसे कैसे रहे, और सीखने के बाद पुनः गए होंगे घर। कितनी सोचिए कितना दिन और कितना उनको मेहनत लगा होगा। तो पहले क्या होता था कि जो लोग वहाँ से चले जाते थे ना, तो आवागमन का आज की तरह सुविधा तो थी नहीं, तो वहाँ चले गए। अब आजकल क्या है, आप यहाँ से अगर पटना में भी कोई है हमसे सीखने आए तो आगे सीखेगा, फिर कहेगा कि गुरुजी फिर 2 दिन के बाद आते हैं, वो आएगा और सीख के चला जाएगा। लेकिन क्या पहले ऐसा संभव था कि आप टीचर के पास चले जाएं, और आप तो मोबाइल से ही सीख लेते हैं। तो पहले इतनी सुविधा नहीं थी। तो वो सीख के जब अपने गांव चले गए, तो गांव चले गए तो बहुत से चीज़ें जैसे होती है कि बच्चों देखिएगा कि आप सीख लिए और कुछ करने लगे तो आपको लगेगा कि अरे ये चीज़ तो हो नहीं रहा है, कैसे होगा। तो अब गुरुजी से कैसे संपर्क होगा। जैसे आप लोग तुरंत फ़ोन करें, गुरु सर हम तो ये मैथ नहीं समझ में आ रहा है, ये साइंस थोड़ा बता दीजिए, क्या तुरंत बता देते हैं। अगर ये साधन नहीं होगा तो क्या कीजिएगा आप, तब क्या होता है बच्चों कि देखिए आदमी अपनी मस्तिष्क का प्रयोग करता है और नई चीज़ को इन्वेंट करता है। भाई समस्या से ही समाधान आता है और नई चीज़ की उत्पत्ति होती है। समस्या देखिए, प्रॉब्लम जो होता है बहुत पॉजिटिव चीज़ होता है, उसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा तब, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि उनको दिक्कत आई, तो फिर वो सोचे क्या कि अरे ऐसा करते हैं, इसमें ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो करते करते एक नई चीज़ उत्पन्न हो गई। अब देखें कि अरे इसमें तो नई चीज़ उत्पन्न हो गई, तो उन्होंने अपने गांव के नाम पे उस बंदिश को एक विशेषता जो बनी तो उसको नाम दिया अजराड़ा घराना। अब इसमें क्या था कि इसमें पेशकार और एक उंगली का ज़्यादा प्रयोग, जगह बच्चों तबला जैसे 3 उंगलियों का ही प्रयोग होता है, दाहिने में मात्र 3 उंगली का, इसमें भी चौथा और 5वां उंगली का कोई काम नहीं है। तो इसमें इस घराने में देखा कि इसका ज़्यादा प्रयोग होता था। ये आए तो देखे कि अरे ऐसा है ना कि इसमें करें, तो वो बायां में ज़्यादा, इनका अजराड़ा घराना में वो इन्वेंट किए कि बायां का ज़्यादा इस्तेमाल हो, जिसमें एकदम बेस का हो। उसके बाद इस घराने की विशेषताओं में कई चीज़ें हैं, तीसरी जाति का कहते तो कई चीज़ किए। तो उस चीज़ जब नया बना तो उसका नाम क्या दिए, हालांकि मैं अलग से इसकी विशेषता बताऊंगा, अजराड़ा घराना, ठीक है। 6 घराने हैं, याद रखिएगा। उसकी हम उत्पत्ति के बता, ये प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली घराना का किसने स्थापना किया, सिद्धार्थ खां। अजराड़ा घराना का किसने किया, तो आप लोग तुरंत नाम बताइएगा कि मीरू खां और कल्लू खां ने, ठीक है। अब देखिए तीसरा घराना है लखनऊ। बड़ा देखिए इंटरेस्टिंग कहानी है बच्चों,
आप जब सुनिएगा ना एकदम कहानी की तरह आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा आपको अलग से कुछ नहीं करना होगा। दिल्ली घराना में सिद्धार्थ खां से सीख के दो उनके शिष्य थे, मोदू खां और बक्सू खां। ये क्या हुआ कि लखनऊ के नवाब थे, उनके दरबार में चले गए। पहले के देखिए कलाकारों का और जो बहुत विद्वान लोग होते हैं उनका आश्रय जो होता था, जो राजाओं का दरबार होता था, ठीक है ना। तो वहाँ पे राजा लोग खाने पीने का सब व्यवस्था देते थे। अच्छा कोई कविता पढ़ दिया, कोई गाना गा दिया तो उनको ज्वेलरी या सिक्के दे देते थे। तो क्या होता था, कलाकारों का भरण पोषण और आर्थिक रूप से भी अच्छा जीवन चलता था। तो ये लोग सीख के लखनऊ चले। अब सोचिए दिल्ली से लखनऊ कितनी दूर है, कितनी कठिनाइयों से वहाँ गए होंगे। तब लखनऊ में गए तो इन्होंने मोदू खां और बक्सू खां, ठीक है ना। तो मोदू खां और बक्सू खां जब वहाँ चले गए तो वहाँ जाने के बाद देखे कि दरबार में कथक डांस होता था। तो राजा ने कहा कि ऐसा है कि आप कथक के साथ बजाइए। लखनऊ के दरबार में देखिएगा, उत्तर प्रदेश में उधर कथक का। अब वो सोचे कि दिल्ली में तो हम थे तो ऐसे बजाते थे, कथक में तो अलग तरह से बजता है। तो अब उनको लगा कि अरे अब इसमें क्या करें। अब उतना तो देखिए 350 किलोमीटर गुरुजी के पास जाएंगे नहीं कि गुरुजी देखिए ना ऐसे हो गया, आप बता दीजिए ना, इसमें बजाने नहीं। तो ये दोनों लोगों ने उसको अपना प्रयोग करने लगे कि अरे कैसे होगा, इसमें देखते हैं। तो क्या हुआ कि इसमें क्या होने के बाद तबला जो है ना खुला वाद्य होने लगा, क्योंकि डांस में खुला वाद्य के जाए। तो यही कारण है, जैसे कि धा धा दिन ता तेटे, ये सब क्या खुला है, धागे तटे तागे तटे कर दे दिकटे धागे तटे कर दे दिखा ना, तो ये खुले वाद्य है। और जैसे क्या बोलते हैं कथक में होता है ता थई तत थई आ थई तत थई, तो इसको ता थई तेटे धिन धा धा धेटे धा ऐसे करके बजाना पड़ा। तो वो लोग किए कि अरे इसको तो एकदम जैसे खुला बाज करने पे तो थोड़ा अलग हो गया। तो इन लोगों ने अलग तरह के एक वादन का किया 1750 में, मतलब कि वो प्रयोग किए। तो 1750 में इसकी नींव पड़ी लखनऊ घराने की, और उसका नाम दिया गया क्या, लखनऊ घराना, ठीक है ना। तो लखनऊ घराना के संस्थापक कौन थे, तो मोदू खां और बक्सू खां, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद होता है फर्रुखाबाद घराना। अब फर्रुखाबाद घराना का हाजी विलायत अली खां, ये 1800 ईस्वी में इसका स्थापना किए। अब हाजी विलायत अली जी के बारे में ये कहा जाता है कि हाजी विलायत अली जी लखनऊ घराने में से सीखे। लखनऊ घराने के ये मोदू खां बक्सू खां से, तो लखनऊ घराने में जाके सीखे। सीखने के बाद क्या हुआ कि इनके जो गुरु थे तो उनकी बिटिया थी, तो उन्होंने देखा कि ये कलाकार बहुत अच्छा है, तो अपनी बेटी की शादी इनसे कर दी। और ये फर्रुखाबाद के थे। तो जब शादी हुई है तो बहुत से इनको गतें मिली थी, तो कोई चीज़ बहुत स्पेशल चीज़ मिली। तो यहाँ वो आए, तो वह आने के बाद वो भी नई निचात किए। और इस घराने की क्या विशेषता होती है, फर्रुखाबाद एक रौ कहा जाता है, बंदिश का नाम है रौ। तो रौ का जो ये है बंदिश का जो उत्पत्ति है वो उसको कहा जाता है, ये फर्रुखाबाद घराने की देन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आए तो उन्होंने ये सब नई नई चीज़ कुछ किया, और उस नई चीज़ की परंपरा का नाम रखा फर्रुखाबाद घराना। और इसके फाउंडर थे हाजी विलायत अली, ठीक है ना, 1800 इसमें। तो आपके 4 हो गए बच्चों। अब देखिए 5वां घराना आते हैं। अब 5वां घराना देखिए बहुत फेमस और बहुत ही, बनारस घराना हम लोग के नज़दीक ही है, बिहार से जाइएगा जैसे स्टार्ट होता है। तो इसके घराने का देखिए, इसके उत्पत्ति का बड़ा मतलब कि एक इंटरेस्टिंग कहानी है। राम सहाय जी लखनऊ घराने में गए सीखने, ठीक है ना। मोदू खां और बक्सू खां साहब से वो वहाँ पे सीखे, ठीक है। सीखने के बाद क्या हुआ कि मोदू खां से सीखते थे, तो वहाँ क्या था देखिएगा कि मोदू खां और बक्सू खां साहब थे। तो बक्सू खां साहब जो है तबला को बहुत तैयार बजाते थे, मतलब स्पीड में बजाते थे। तैयार मीन्स स्पीड में बजाते थे, ठीक है ना। तो बहुत स्पीड में जब बजाते थे तो ये देखा गया कि
मोदू खां की उनकी स्पीड थोड़ा कम थी, तो बक्सू खां मोदू खां साहब को मजाक बनाते थे। अरे उनको कहते थे कि कटपरा कबूतर बोलते थे, मतलब कि पंख जिस कबूतर का पंख कटा हो, मतलब उड़ नहीं पाता हो, तो वो बड़ा उनको अंदर ये होता था कि अरे बड़ा दिक्कत है कि ये तो हमारी उपेक्षा और अवहेलना कर रहा है। थे भाई ही, लेकिन फिर भी तो क्या हुआ कि बक्सू खां चूँकि बजाते थे गुणी थे, मोदू खां तो थे बहुत गुणी ही आदमी। तो वो क्या किए कि राम सहाय जी बनारस से सीखने गए थे, तो वो बोले कि बड़ा ये होनहार शिष्य है, हम ऐसा करते हैं कि इसको इतना तैयार कर देते हैं, इतना अच्छा तबला बजाए कि बक्सू खां और इनके जितने शिष्य सबसे अच्छा बजाने लगे। तो वो क्या किए कि अपनी शिक्षा को पूरा एकदम राम सहाय जी को दिए, एकदम दिल से, अपना पुत्र समझ के। जब वो तैयार हो गए तो लखनऊ के दरबार में क्या हुआ कि दरबार लगा तो उन्होंने चैलेंज किया। चैलेंज करने के बाद क्या हुआ, कहा कि ये हमारा शिष्य है, ये बहुत अच्छा तबला बजाता है और आप इसके वादन को सुनिए, और कोई इसका सामना नहीं हुआ। तो क्या वहाँ पे हुआ कि वहाँ पे कहा जाता है कि कई दिनों तक तबला वादन हुआ, तो जिसमें राम सहाय जी बजाए, और बजाने के बाद जितने तबला वादक थे सब हार मान गए और उनकी भुजाओं को पूजा गया। मतलब कि चूंकि हाथ से ही तबला बजा, तो ये देखे तो लेके हाँ तब अच्छा। फिर क्या हुआ कि मोदू खां साहब को ये लगा कि उन्होंने तो उसमें किया था कि देखो मेरा अब शिष्य है, तुम बड़ा मजाक बनाते थे। जब हुआ क्या, जब ये चीज़ हो गया तो राम साहब जी सबसे श्रेष्ठ तबला वादक हो गए। तो इस थोड़ा सा कलाकारों में ये संकीर्ण भावना आ जाती है। जब हो गया तो उनके भाई ने कहा कि अरे बक्सू खां ने मोदू तुमने तो अपना सारा ज्ञान दे दिया, हम लोग का तो सारा ज्ञान चला गया उधर। तो उन लोगों में क्या थी कि अरे हमारा दरबार में हमारी पूछ कम हो जाएगी, राजा हमको कम मानने लगेंगे, तो ये और सबसे अच्छा बजाने लगा। तो वहाँ थोड़ा सा संकीर्ण भाव कलाकारों में होता था। तो उन्होंने जो मोदू खां साहब से तो बोले कि अरे अब क्या किया जाए। तो उन लोगों ने एक तरह से कहिए कि थोड़ी सी संकीर्ण मानसिकता दिखाई। तो उन लोगों ने ऐसा करो कि चूंकि ये परंपरा तो पिता पुत्र है, गुरु की बात को टाला नहीं जाता है, तो उन्होंने कहा कि राम सहाय तुम सुनो, ऐसा करो, हमने तुमको तो सिखा दिया, तुम गुरु दक्षिणा में कुछ दोगे? तो बोले कि बिल्कुल गुरुजी, आप जो बोलिए हम दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें गुरु दक्षिणा में ये दो कि तुम सीख तो गए हो, तुम बजाना, लेकिन किसी को बताना नहीं। अपने विद्या को तुम किसी को बताओगे नहीं, हमसे जो प्राप्त हो गया। अब गुरु की बात तो ईश्वर समान। राम सहाय जी ने कहा कि नहीं ठीक है, आप गुरुजी अब बजाते थे बहुत अच्छा है, ये इसलिए कहे कि दूसरे को बताएगा तो ये परंपरा आगे ना बढ़े और वो यहीं तक खत्म हो जाए। तो क्या हुआ कि ये थोड़ा सा उदास होकर पुनः बनारस आ गए। बनारस में आके तबला अपना बजाते थे, देखते थे, तो थोड़ा सा ऐसे रहने लगे। फिर देखे कोई सीखने आता था तो कह देता था कि ऐसा है कि नहीं सिखाएंगे नहीं, हमारे गुरुजी ने ये आज्ञा ले लिया है। तो क्या हुआ, बनारस के लोगों ने सोचा और ये कहा कि चूंकि राम सहाय जी इतने विद्वान हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके गुरु ने तो ये कहा है ना कि हमने जो सिखाया है उसको मत सिखाइए। आप तो अपने से भी नई चीज़ बना सकते हैं, उसको तो मना नहीं किया है ना सिखाने से। तो राम सहाय जी को लगा कि अरे ये तो बात तो सही है कि गुरुजी ने कहा कि जो सीखे हो मत सिखा, लेकिन हम अपने से अगर नई चीज़ बना दें तबले में और नया चीज़ का आविष्कार करें तो उसको तो सुना भी सकते हैं और लोगों को बता भी सकते हैं। तो बोले कि हाँ ये ठीक है। तो राम सहाय जी देखिए इतने क्रिएटिव थे, फिर उन्होंने एकदम तबला का एक नया स्वरूप स्टार्ट किया। और उसके बाद देखिए तबला का हर घराने में पेशकार से शुरू होता है और बनारस का उठता है उठान से। तो वो कहे कि नहीं हम नए तरीके से शुरू करेंगे, बजाना ही नई तरीके से। तो जैसे दा तटे देता तटे देता तटे देता धटे धटे धागे तटे का तटे तक धागे दिन, ये उठान है, ये ऐसे शुरू होता है। और उधर पेशकार बजाए धा कर दिन ना धा दिन ना धा धा देना, इस तरह के बोल। तो इन्होंने कई चीज लगिल धाड़ दा दे तटे धाड़ धाड़ दा तिन्ने तिन्नड़ ऐसे बोलों का इस्तेमाल किया कि जो एकदम अलग बना, और अलग बना के वो अपनी चीज को फिर सिखाए।
तब वहाँ से परंपरा शुरू हो गया बनारस घराना। इसीलिए कहा जाता है कि बनारस घराना क्या है कि कई घरानों के बनने के बाद चूंकि ये बना और सीखे थे, तो वो क्या किया, जितने बार सीखे थे ना उसके मिश्रण का प्रयोग करके नई चीज़ बनाए कि वो तो खासियत रही रही और नई चीज़ भी आ गई। ठीक है ना। तो इस तरह से बनारस घराना बना। अब देखिए एक लास्ट घराना है जिसमें आप लोग जाकिर हुसैन का नाम सुने हैं, पंजाब घराना। इस घराना का कहा जाता है कि जो 6 घराने हैं, 6 घराने में 5 घराने दिल्ली से बने, लेकिन ये जो पंजाब घराना है लाला भवानी दास जी ने लगभग 1710 में, मतलब कि जब दिल्ली घराना बना था उसी समय बना और उसी समय स्थापना हुआ और ये स्वतंत्र रूप से हुआ। इसमें दिल्ली घराना का कोई योगदान नहीं रहा। बाकी जितने 4 घराने हैं वो दिल्ली घराने थे। और लाला भवानी दास है, उसके बाद देखिए ये जाकिर हुसैन जी के पिताजी के हैं अल्लाह रखा खां साहब। अल्लाह रखा खां साहब बहुत बड़े तबला वादक थे और इनके पुत्र जाकिर हुसैन जी है। आप इनको सब लोग बच्चा बच्चा जानता है, हालांकि गुजर गए और ये बहुत ही दुखद घटना है संगीत के लिए। तो और दूसरी बात, एक चीज़ मैं छोटा सा बात जाकिर हुसैन जी के बारे में बता के और मैं अपनी क्लास ख़त्म करूंगा। आप देखिए कितना इंटरेस्ट, आप लोगों को लगता है कि जाकिर हुसैन जी ऐसे बन गए और इतने विद्वान हो गए, उनके पीछे का जो रूट है ना उसको तो आप 2 मिनट में बस मैं बोलूँगा, आप समझिए। देखिए कितना किसी चीज़ को इम्प्रूव करने में कितना डेडिकेशन है। पता है अल्लाह रखा खां साहब जब थे, ये पहले ये 4 भाई हैं, 4 भाई के ये सबसे बड़े जाकिर हुसैन जी हैं। तो जब ये अपने माता जी के गर्भ में थे तो अल्लाह रखा खां साहब अपनी पत्नी को बैठा के 2-2, 3-3 घंटा तबला सुनाते थे। गर्भ में ही जब थे, तो गर्भ में जब थे तो सुनाते थे। तो उनसे क्या हुआ संस्कार। और देखिएगा मुस्लिम धर्म में देखिएगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कानों में अल्लाह का इबादत कुछ पढ़ा जाता है। तो जब जाकिर हुसैन जी का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद इनके पिताजी मतलब रखा खां साहब को दिया गया, कहा गया कि ये बेटा हुआ है, तो उनके कानों में जो अल्लाह का अजान पढ़ा जाता है वो ना पढ़ के कानों में तबले के बोल पढ़े। अब सोचिए, देखिए कितनी पूजा, बड़ी पूजा है, संगीत कोई साधारण चीज़ नहीं है। तो जब वो पढ़े तो उनकी पत्नी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, ये तो अल्लाह का पढ़ना है ना, इबादत जो अल्लाह का होता है उसको कानों में पढ़ा जाता है। तो पता है अल्लाह रखा खां साहब ने क्या जवाब दिया कि हमारा भगवान अल्लाह तो तबला संगीत ही है और मैं अपनी अल्लाह को ही इबादत का पढ़ रहा हूँ। और जब उन्होंने तबले के वर्ण पढ़े और जब जन्म हुआ तो उसके बाद पता है 4 घंटे तक उन्होंने तबला बजा के उस बच्चे के कान में तबला डाला, तब जाकिर हुसैन बनते हैं। देखिए कितना डेडिकेशन और डिसिप्लिन होता है। तो इस तरह से बच्चों ये 6 घराने खत्म हुआ, कितने स्टोरी के साथ, और देखिए कितनी परंपरा है। आप लोग भी इस चीज़ को देखिए, सुनिए मत, केवल सुन के जीवन में अपनाइए। कोई भी विषय पढ़ते हो तो शिक्षक को बहुत आदर कीजिए बच्चों। जितना आप आदर करेंगे उतना ही ग्रहण आपको होगा और जितना अनुशासन में रहेंगे उतना ही अनुशासन से आपका ज्ञान बढ़ेगा। अब देखिए जाकिर हुसैन जी का अनुशासन देखिए, कितना अनुशासन से उनको, मतलब कि पैदा होने से पहले और जब धरती पे आए तो कितना डिसिप्लिन वे में, फिर उनको समझिए कि पिताजी को भगवान, मगर पिताजी जो कह दें। आजकल के बच्चे अपने पिता का एक बात नहीं मानते हैं। अगर खां साहब जो एक बार देखिए, एक छोटी सी और बात, ये क्रिकेट खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने गए बचपन में, तो भाई क्रिकेट खेलिएगा तो अंगुलियों में चोट लग जाएगी। तो इनके पिताजी को पता चला तो आए तो डांटे, बोले कि आज से क्रिकेट मत खेलना। सोचिए छोटे उम्र में, उसके बाद इन्होंने क्रिकेट नहीं खेला। आजकल के बच्चे अपने पिताजी और किसी का बात ही नहीं मानते हैं। ऐसे नहीं कोई जाकिर हुसैन या बड़ा आदमी बनता है। बच्चों अनुशासन और बड़ों का आदर, पिता का आदर, शिक्षक का आदर, बातों को पालन करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। हमें लगता है कि बच्चों आप लोग समझ गए होंगे और हमारी बात को ये संगीत के माध्यम से देखिए और भी चीज़ें हैं, आप अपनाइएगा। अपने शिक्षक को भी बहुत आदर कीजिए और आपको बहुत आगे बढ़िएगा बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप इस बात को समझे होंगे, तबले के घरानों को, और इस संगीत के माध्यम से जीवन के नॉर्मल मूल्य जो है उसको भी आप समझ गए होंगे। और मुझे आशा है कि आप जीवन में उसको
करेंगे, फॉलो करेंगे, केवल सुन के उसको ख़त्म नहीं करेंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर लाल बाबू निराला आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। गर्मियों के छुट्टी में ऐसे ही एंजॉय कीजिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे छोटे छोटे कहानियों और संगीत को सुनिए और अपने जीवन को और बेहतर बनाइए। अगले टॉपिक में मैं घरानों की विशेषता को लेकर आऊँगा। धन्यवाद।